हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग 10-10 प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं जो कि आने वाले आपके यूपी टेट के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। अगर आप दोस्तों हिंदी की 3 वीडियो अभी तक नहीं देखेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा उससे, या इधर जो आई बटन आएगा उससे जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी का जो आपके सी टेट या सुपर टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका ईवीएस अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग ईवीएस के 10-10 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियोज़ को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए ईवीएस का हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे, चलिए इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य डैश डैश है। यानी इसमें जो 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शनों में आपको उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य के बारे में बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो पटना पक्षी अभयारण्य है ये एटा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एटा में। और ये यूपी का सबसे छोटा पंछी अभयारण्य है। पंछी अभयारण्य, देखिए पंछी अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य ये अलग अलग होते हैं। ये पंछियों के लिए है, तो ये पटना जो कि एटा में पड़ता है, पटना पक्षी अभयारण्य, ये यूपी का सबसे छोटा है। याद रखेंगे, ये यूपी का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है। और किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य ये दोस्तों कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी, ठीक है, ये लखीमपुर खीरी में है। और ये 1972 में बना था। कब? 1972 में। और महावीर स्वामी अभयारण्य की बात करें तो ये दोस्तों है ललितपुर में। कहाँ है? ललितपुर। महावीर स्वामी आपका कहाँ है? ललितपुर में है। और ये 1977 में बना था। कब बना था दोस्तों? 1977 में। और देखिए, लाख बहोशी जो अभयारण्य है ये सबसे बड़ा है, यूपी का सबसे बड़ा पंछी अभयारण्य, ठीक है, ये सबसे बड़ा पंछी अभयारण्य है। और ये 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये कन्नौज में है, जिसे हम लोग इत्र नगरी भी जानते हैं दोस्तों, कन्नौज को। तो ये कन्नौज में है, कन्नौज में फैला हुआ है। और इसमें कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो इसमें नीलगाय, उसके बाद दोस्तों गीदड़, ठीक है, गीदड़ भी पाए जाते हैं, और बंदर भी पाया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा दोस्तों, सबसे बड़ा क्या है? लाख बहोशी अभयारण्य, जो कि यूपी का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। और ये 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये कन्नौज में है, और इसको आप देख सकते हैं। और सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य की बात करें तो वो कौन सा? एटा में है, वो उसका नाम क्या है? पटना पक्षी अभयारण्य, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। अब इसमें दोस्तों कुछ वन्य जीव अभयारण्य की लिस्ट है, ठीक है। अभी जो है हम लोग कुछ पक्षी अभयारण्य को देखे थे, अब ये जो है कि कुछ वन्य जीव अभयारण्य, जैसे आप जानते हैं चंद्रप्रभा है, ये चंदौली में है, और 1957 में इसका स्थापना वर्ष है। और ये 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और कछुआ वन्य जीव विहार जो है ये वाराणसी में है, ये 1989 में बनाया गया, ये जो कि 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। उसी के साथ किशनपुर वाला अभी हमने देखा है, 1972 में बना था, और ये 227 वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। तो इस तरह की जो एक लिस्ट है, इस लिस्ट को आप लोग देख लीजिए, एक बार नज़र में बैठा लीजिए। इस तरह के भी प्रश्न आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, इसमें देखने वाली क्या चीज़ है? महावीर स्वामी, जो हमने रेड किया हुआ है, महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य, ये ललितपुर में है।
और ये 1977 में बना था। ये 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 5 वर्ग किलोमीटर में। और जिससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य। और देखो ये सबसे बड़ा है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1986 में बना था और ये 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस तरह ही आपको देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है। और ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और मुरादाबाद तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ है। और ये हस्तिनापुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपके कई जिलों में फैला हुआ है और ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर आगे प्रश्न में पूछा जाए तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे देंगे। अब आगे चलते हैं। इनमें से किस नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है? ठीक है, इनमें से वो कौन नदी है जिसे हम लोग उड़ीसा का शोक कहते हैं? तो चलिए इस 4 ऑप्शन में हम लोग देखेंगे और उसका आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दामोदर नदी, सबसे पहले देखेंगे दामोदर नदी क्या। तो दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, अब देखो गोदावरी, गोदावरी को हम लोग दोस्तों बूढ़ी गंगा कहते हैं। बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कर लो, क्या कर लो? वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा। ठीक है, गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। महानदी जो होती है दोस्तों ये उड़ीसा का शोक माना जाता है। क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक। इस महानदी को उड़ीसा का शोक माना जाता है। और कोसी को दोस्तों बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक, क्योंकि ये बहुत तेज अपना मार्ग बदलती है दोस्तों। जो बिहार की कोसी नदी है ये बहुत तेज अपना मार्ग बदलती है, इसीलिए कहीं भी पानी बिहार में फैल जाता है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका क्या होने वाला है? महानदी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? महानदी, जिसे उड़ीसा का शोक हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम यानी जो मानव द्वारा बनाया गया हुआ तंत्र है उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और जो प्राकृतिक द्वारा निर्माण होते हैं उसे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो चलिए इसमें जवाब दीजिए। तालाब, देखिए तालाब जो है दोस्तों प्राकृतिक द्वारा ही बनता है। क्या बनता है? प्राकृतिक के द्वारा। और वन भी दोस्तों क्या होता है? प्राकृतिक होता है। लेकिन खेत में जो तंत्र बनता है, जो खेत में पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो मानव द्वारा होता है। मानव उसमें क्या करता है? खेती करता है, धान लगाता है, गेहूं लगाता है। तो उस तरह का जो तंत्र बनता है उसे हम लोग कृत्रिम तंत्र कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसमें खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप पिछले सालों के अगर आप प्रश्न उठा के देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न जरूर आपको उसमें देखने को मिलेंगे। अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी के समूह का प्रतिनिधित्व करता है? अब देखिए स्वपोषी क्या होते हैं दोस्तों? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं। देखिए अगर इसमें बात करें, शैवाल, अमरबेल और केला और आम, तो ये दोस्तों निर्भर होते हैं दूसरों पे। ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे? ये तो पक्का कि नहीं होगा। और देखो पालक, मशरूम, जो मशरूम होता है दोस्तों ये भी दूसरे पे निर्भर होता है, ये खुद नहीं होता है। सड़े गले स्थानों पे मशरूम को उगाया जाता है। और टमाटर ईस्ट भी नहीं होंगे। तुलसी, शैवाल, अमरबेल या मशरूम, तो मशरूम इसमें उपस्थित है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। देखिए शैवाल, पालक, टमाटर और केला ये सब क्या आ जाएंगे? आपके स्वपोषी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इसको स्वपोषी के अंतर्गत रखा गया। अब देखेंगे दोस्तों ये जो है कि अगला प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? ठीक है, तो सार्क का सदस्य देश, सार्क में दोस्तों 8 देश आते हैं
और जिसमें से म्यांमार नहीं शामिल है। ठीक है, अब म्यांमार शामिल नहीं है तो कौन कौन से देश इसमें शामिल है, इसको हम लोग अगले स्लाइड पे देख लेते हैं अभी कि सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं और सार्क का फुल फॉर्म भी क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे सार्क है, सार्क का फुल फॉर्म अगर कोई पूछे तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये सार्क का फुल फॉर्म होता है और इसमें 8 देश होते हैं। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब इनको अगर आप मैप में देखना चाहें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, यहाँ पे श्रीलंका है और ये आपका भारत है और यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ भूटान है और यहाँ नेपाल और यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। तो इस तरह के आप 8 देशों को इस मैप में भी रख करके अच्छे से देख सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब छठवां प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न पूछ रहा है UNFCCC का अर्थ क्या होता है, यानी इसको हिंदी में पूछ रहा है दोस्तों कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म होगा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं ये क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर दोस्तों इसका इंग्लिश में नाम अगर आपको पूछ दे कहीं तो इंग्लिश में क्या होता है, यू से हो जाएगा यूनाइटेड, एन से हो जाएगा नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों जलवायु जो परिवर्तन होता है उस पर एक सम्मेलन बनाया गया जिसे हम लोग UNFCCC के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको कम करना। ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र से लेकर के उसको क्या कितना 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमेशा एक नियत मान पे बनाए रखने के लिए एक जो है कि सम्मेलन बनाया गया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, UNFCCC। ठीक है, और इसमें का गठन जो है दोस्तों 1992 में हुआ था और इसमें अब तक कुल 197 देश अभी तक सम्मिलित हैं इस जो है कि UNFCCC में। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, ये जलवायु से संबंधित एक सम्मेलन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में वल्लम काली एक पारंपरिक नाव दौड़ खेल खेला जाता है। एक वल्लम जो कि है नाव होती है, बहुत लंबी नाव होती है, उसमें एक खेल खेला जाता है और वो खेल किस राज्य में खेला जाता है, आपको पता है साउथ में ही खेला जाता होगा, लेकिन साउथ में किस जो कि यहाँ पे खेला जाता है राज्य में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या तेलंगाना में। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए तमिलनाडु में एक त्यौहार मनाया जाता है पोंगल, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे केरल में जो ये आपका वल्लम काली है ये मनाया जाता है केरल में, जो कि ओणम त्यौहार पे मनाया जाता है। किस त्यौहार पे, ओणम त्यौहार पे। ये फसल के रूप में यानी जो फसल होती है उसके उपलक्ष्य में इस त्यौहार को मनाया जाता है और ये ओणम त्यौहार पे वल्लम काली प्रकार की एक नाव होती है, उसी को दौड़ाया जाता है पानियों में और ये कहाँ होता है, केरल में होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और पोंगल त्यौहार के बारे में पूछा जाए तो वो होगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी समितियाँ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इनमें से कुछ ऐसी समिति दी गई है जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि ये पंचायती राज से कौन कौन सी समितियां संबंधित हैं। तो गडगिल समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति और उपरोक्त सभी। तो देखिए अशोक राय मेहता समिति द्विस्तरीय की बात किए थे, द्विस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की बात किए थे और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत का। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत की कौन बात किए थे, बलवंत राय, और 2 स्तरीय का कौन, अशोक मेहता। तो जाहिर सी बात है ये लोग भी क्या है, पंचायती राज से क्या है, संबंधित है। और गडगिल समिति भी पंचायती राज से समिति से संबंधित है। तो ये इसमें से सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब आगे इनके बारे में कुछ जानकारी हम लोग पूर्ण रूप से ले लेते हैं। तो देखिए ये कुछ समितियां हैं जो कि पंचायती राज से संबंधित, जैसे गाडगिल समिति, अशोक राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, JVK राव समिति, LM सिंधवी समिति और थुंगन समिति। तो इस तरह की जो समितियां हैं अगले प्रश्न में या दूसरे किसी सेट में
या आपके जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के प्रश्न जो है उसमें अगर उठा के देखेंगे तो इसमें किसी न किसी एक समिति को पूछ देगा और पूछेगा कि बताओ ये किससे संबंधित हैं। तो ये सारी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं, इसको नोट करेंगे। और ये 3 स्तरों पे कार्य करती है। क्या करती है? 3 स्तरों पे कार्य करती है। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होता है और प्रखंड यानी खंड स्तर पे पंचायत समिति होती है और इस पंचायत समितियों को कार्यकारी संस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होती है? कार्यकारी समिति होती है, एक कार्यकारी संस्था होती है। और जिला स्तर पे आपका क्या होता है? जिला परिषद होता है, जो कि सलाह वगैरह देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज से संबंधित कुछ तथ्य थे जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से कौन सा है? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा हमने जो कि आपको बताया था कि हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ पड़ता है? मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ठीक है। ये लगभग 3 या 4 जिलों से सटा हुआ है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य और ये बहुत ही बड़ा है। क्या है? यूपी का सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यही है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए आगे चलते हैं। ये जो है कि आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न में कुछ है नहीं, बस राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है। अगर इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए तो राजाओं की घाटी क्या है? मिस्र में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये जो है कि ईवीएस का 10 प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तो आप वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। इस तरह के जो है कि डेली हम लोग 10-10 प्रश्न ईवीएस के भी करेंगे, मैथ के भी करेंगे और हिंदी की तो चल ही रही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।